हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? सही है ना बेटा? सही पढ़ रहे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। इन सब में क्या रिलेशन है और ये क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल। इट इज अ डिवाइस which provide the electric energy to the circuit element। ठीक है, सेल कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। सेल सिर्फ चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाती है। सेल सिर्फ सर्किट को चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाती है। वो उसको वो एनर्जी देती है चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को, और सर्किट में क्या करवाती है, उसको फ्लो करवाती है। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर द सेल। ये क्या होता है? सिंबल होता है किसके लिए? सेल के लिए। इतना नोट करिए। बेसिक सिंबल ये यूज करते हैं, अभी बताऊंगी ये कैसे है। दिस इज द बेसिक सिंबल फॉर द सेल। ईएमएफ को ई से लिखते हैं, ये आपका क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, सेल के काम क्या होता है? ए पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच फोर्सेस और इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट। सेल के कारण ए सेल एक फोर्स प्रोड्यूस करती है जिसके कारण सर्किट में चार्ज क्या करता है? आपका फ्लो करता है। ये पॉइंट नोट करिए एक बार, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बेसिक कंसेप्ट पे जाते हैं। सेल होती क्या है? मैं आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि सेल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल कैसे बनती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार ये पॉइंट। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कई बच्चों को ध्यान नहीं रहता। सेल कभी भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। सेल सिर्फ एनर्जी, सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। सेल सिर्फ सर्किट चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाती है। वो सर्किट को चार्ज को एनर्जी देती है और जिसके कारण वो फोर्स देती है, जिसके कारण वो सर्किट में क्या करता है? मूव करता है। ये नोट करिए एक बार जल्दी से। हो गया नोट? 1 2 3 पॉज करके नोट कर लीजिए 2-3 पॉइंट। अब हम बेसिक इंट्रो पॉइंट पे आते हैं। सेल होती क्या है? ठीक है, 1 2 3 1 2 3। देखिए, सेल के अंदर, सेल में होता क्या है बेसिकली? देखो, एक होता है H2SO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक होता है ZnSO4। ऐसा क्यों बना ये कि H2 जो है H2 पॉजिटिव, जब वो टूटेगा एनर्जी रिलीज करेगा तो बनेगा 2H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। ठीक है, और ये SO4 नेगेटिव किसके साथ इजीली जा सकता है? Zn के साथ। Zn के साथ ये रिएक्ट होना चाहता है, Zn को ये पसंद करता है। ठीक है, तो जब Zn पॉजिटिव बनेगा आपका, Zn पॉजिटिव, वो SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ZnSO4 बनाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस होती कैसे? देखो, आपके पास सेल के अंदर क्या होता है? ये सेल है, सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स। ये होता है बेसिकली सेल आपका। ठीक है, वो तो हम सिंबल, फिजिक्स में वो सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स आपके। इलेक्ट्रोड, ये क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है H2SO4। जब ये टूटता है, H2SO4 को डिजोल्व करते हैं, तोड़ते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में बनाते हैं। होता है क्या H2SO4? जब इसको इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में लाते हैं, मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं, तो टूट जाता है। ये क्या बनाता है? ये टूट के ये बनाता है 2H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है? 2H पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव है। SO4 जो है 2H के साथ नहीं रहना चाहता, वो उसको पसंद नहीं करता। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड डाला, मान ले Zn, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका Zn के साथ ही इजीली रिएक्ट कर जाता है आपके पास। तो SO4 Zn से मिलना चाहता है। SO4 Zn से मिलेगा, वो कब मिल सकता है? जब Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फोर्स के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है ऊपर की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये पुश करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है ऊपर। ठीक है, Zn, तो वो
तो ये Zn से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। आप ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो यहाँ कैसा आएगा मान लिया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कैसा आएगा आपका ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो ये Zn पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया? Zn पॉजिटिव। Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो क्या बन गया? ये Zn पॉजिटिव। अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये क्या बन गया? Zn पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या? SO4 नेगेटिव। यहाँ पे क्या आपका SO4 नेगेटिव। SO4 नेगेटिव किसके साथ इजीली रिएक्ट हो जाता है? किसको पसंद करता है? Zn। तो Zn के साथ एनर्जी क्यों होता है ऐसा? क्योंकि Zn के साथ SO4 को एनर्जी कम खर्च करनी पड़ती है, और H2 पॉजिटिव के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। जैसे मैं कहूँ एक H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है और एक आपके पास SO4 है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन इजीली किससे निकल पाएगा? ठीक है, Zn पॉजिटिव है। ठीक है, तो Zn पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो लेस एनर्जी लगेगी। Zn से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी लेस लगती है, और H से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी मोर लगेगी। हाइड्रोजन एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा, और Zn से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी लेस लगेगी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी? जब SO4 Zn के साथ मिलेगा तो कुछ, जब SO4 H से मिलता है, जब SO4 H पॉजिटिव से मिलता है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन जब SO4 Zn के साथ मिलेगा तो एनर्जी कम चाहिए, तो एनर्जी कुछ बच गई ना, क्योंकि एनर्जी कम लगी उसकी, कुछ एनर्जी रिमेन्स रहेगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करता है इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ये सब केमिकल प्रोसेस है। ये Zn पॉजिटिव ऊपर जाएगा और Zn SO4 के साथ मिलकर क्या बना देगा? Zn SO4 वहां पे मिलाएगा। इसी तरह ये जो 2H पॉजिटिव है, 2H हाइड्रोजन एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ये क्या बनाएगा? 2H पॉजिटिव। अब ये 2H पॉजिटिव हो गया ये। ठीक है, और ये यहाँ पे कॉपर नेगेटिव है, तो ये 2H पॉजिटिव इधर मूव करेगा, 2H पॉजिटिव आपका इस साइड मूव कर जाएगा, कॉपर की साइड में। 2H पॉजिटिव किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, और ये 2H पॉजिटिव आपका इधर मूव कर जाएगा, किसकी साइड में? कॉपर की साइड में। और ये जो SO4 नेगेटिव है, और SO4 नेगेटिव आपका Zn के साथ मिलेगा और ये इधर मूव कर जाएगा। इसीलिए सर्किट में अंदर इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे जा रहा है और बाहर इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जाएगा। ये ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म किसके कारण होता है? सारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो आपकी ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, जो रिएक्शन बात करते हैं ना एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज। ये सारी प्रोसेस किसके कारण हो रही? ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म। किसके कारण हो रही? ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म, बैटरी मैकेनिज्म। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल इजीली तरीके से समझाया। तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे मानते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट कैसे जाएगा आपका? इस डायरेक्शन में। तो ये कॉपर पॉजिटिव, ये बोलते हैं एनोड, इसको क्या बोल देते हैं आप लोग? कैथोड बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक एंड को एनोड, एक को क्या बोल देते हैं? कैथोड। ठीक है, इसको कैथोड कह देते हो, इसको एनोड कह देते हो, आप जैसे भी केमिस्ट्री में मानते हो। ठीक है, तो सर्किट में इस तरीके से करंट क्या करता है? फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर से समझाती हूँ, इसमें क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब H2SO4 को तोड़ेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो 2H पॉजिटिव और SO4 बनेगा, SO4 नेगेटिव। ठीक है, Zn SO4 जो है Zn के साथ रिएक्ट करना ज्यादा इजी है। SO4 जो है Zn को पसंद करता, मतलब उसके साथ वो रिएक्ट करना इजीली रिएक्ट कर जाएगा, वो इजीली कंबाइन हो जाएगा, उसको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तुम्हें 2 रास्ते दिए जाएं, एक रास्ता जिसमें गड्ढे भरे हुए जाना मुश्किल और एनर्जी ज्यादा लगानी पड़े, एक रास्ता जिसमें एनर्जी कम लगानी पड़े, तो तुम किस रास्ते को चूज करोगे? जिसमें एनर्जी कम लगानी पड़े। तो Zn जो है एनर्जी कम लगाने के कारण SO4 जो है Zn के साथ मिलना पाया जाएगा, तो SO4 तो Zn की साइड मूव कर जाएगा और H पॉजिटिव इधर मूव कर जाएगा कॉपर की साइड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ चुके। तो H पॉजिटिव कहाँ पर जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के पास, तो H पॉजिटिव सर्किट में इस साइड मूव कर जाएगा और SO4 सर्किट में इधर मूव कर जाएगा। इसीलिए सर्किट में कह देते हैं, H.C. वर्मा की बुक में लिखा हुआ है, ड्यू टू द बैटरी मैकेनिज्म आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? इस साइड में डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है,
इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं आउटर सर्किट में, और इनर सर्किट में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। वो मूव करने का रीजन क्या है, उसमें लिखा हो बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी मैकेनिज्म का मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन SO4, SO4 किससे मिलना चाहेगा इजीली, Zn से, क्योंकि वहां पे उसको एनर्जी कम खर्च करनी पड़ती है। वो कहां से किससे मिलना पसंद करेगा, वो ZnSO4 से। तो इस तरीके से सेल, ये एक सेल बन गई जिसके अंदर देखो सॉल्यूशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जहां पे कौन सी एनर्जी प्रोसेस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये सारी प्रोसेस होती है और जिसके कारण सर्किट के अंदर ये सेल क्या करती है, आपकी फ्लो करती है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सेल। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए इसको। लिख लिया। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो SO4 Zn को पसंद करता, वो इधर मूव कर जाएगा, H पॉजिटिव इधर। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन के कारण Zn पॉजिटिव कब बनेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर लेगा ऊपर की डायरेक्शन। केमिकल सॉल्यूशन की कहानी यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो बैटरी मैकेनिज्म हुआ, तो वो H पॉजिटिव निकाल देगा तो 2H पॉजिटिव बन जाएगा वो, जो भी आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेल इस तरीके से केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये नोट कर लीजिए एक बार, छोटा सा बट बेसिक्स है, कभी नहीं पूछा, बस बेसिक नॉलेज के लिए था कि सेल में एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है आपकी। अब हम बात करते हैं EMF। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब आइए आपके पास EMF, नोट कर लिया, EMF सबसे पहले बात करते हैं EMF। सेल समझ आ गया, अब हम बात करते हैं EMF। ठीक है, इट इज द EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, होता है क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल difference between two terminal of the cell between the two terminal of the cell when the circuit is open, when the circuit is open, or we say when no current is drawn, जब कोई भी करंट ड्रॉन नहीं हुआ, तब से बैटरी की जो एनर्जी है दो एंड के बीच में, बैटरी के दो एंड के बीच में सर्किट में लगाने से पहले, ठीक है, उसे क्या कहते हैं आप लोग, EMF। उसे क्या कहते हैं आप लोग, EMF। जैसे आप बाजार से कोई बैटरी, फ्रेश बैटरी लेके आए जिसकी वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट। ठीक है, बाजार से कोई फ्रेश बैटरी लेके आए जिसकी वोल्टेज कितनी है आपकी, 20 वोल्ट। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी सर्किट में लगाने से पहले आप नई सेल बैटरी लेके आए, सर्किट में लाने से, बैटरी सर्किट में लगाने से पहले जो उसकी जो एनर्जी है उसे क्या कहते हैं, EMF। उसे क्या कहते हैं, EMF। यूनिट क्या होती है, वोल्टेज। यूनिट क्या होती है, वोल्ट। यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज नॉट ए फोर्स, पहले लोग इसको फोर्स मानते, फोर्स नहीं है ये क्या आपका वोल्ट। ठीक है, दो टर्मिनल्स के बीच का। तो EMF क्या होती है, E
पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, क्या बना V प्लस प्लस V माइनस। ठीक है, तो मान लीजिए ये V प्लस है और ये मान लिया V माइनस। माइनस के लिए पोटेंशियल क्या होता है माइनस, और प्लस के लिए क्या होता है आपका प्लस। तो EMF क्या है, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या है, दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब बाजार से मान ले तुम बैटरी लेके आए जिसकी EMF कितनी 20 वोल्ट, जब आप सर्किट में लगाएंगे तो क्या वो 20 वोल्ट ही एनर्जी देगी। मान लिया आपने इस 20 वोल्ट को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, एक वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, ये एक एमीटर लगा दिया यहाँ पे और ये 4 ओम का एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप इसके अक्रॉस करंट निकालेंगे तो I क्या हो जाएगा 20/4, कितना हो गया आपका 5 एम्पियर। I कितना हो गया 5 एम्पियर। V इक्वल्स टू IR, तो इसके अक्रॉस करंट वोल्टेज कितनी हो जाएगी 4 × 5 20 वोल्ट। तो वोल्टमीटर रीडिंग कितनी शो करेगा 20 वोल्ट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में जब आप उस बैटरी को सर्किट में लगाते हो इन ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल कि तुम 20 बैटरी की वोल्टेज की बैटरी लाओ तो 20 वोल्ट ही तुम्हें दे रही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ऑब्जर्वेशन में क्या पाया गया कि आपके पास कि करंट कितना था 4 एम्पियर। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिली आपको इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में, एक्चुअल में क्या पाया जाता है कि करंट एमीटर में कितना फ्लो, एमीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है 4 एम्पियर की, और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा फिर 4 × 4 16 वोल्ट। कितना हुआ 16 वोल्ट। तो ये अब बाकी की 4 वोल्ट कहाँ चली गई भाई, आप तो 20 वोल्ट की बैटरी लेके आए थे, आपने यहाँ पे तो डायरेक्ट कह दिया, लेकिन जब आपने सर्किट में लगाया, ऑब्जर्वेशन में लगाया, तो आपने क्या पाया कि वो तो सिर्फ 16 वोल्ट ही दिखा रहा है, वोल्टमीटर रीडिंग 16 वोल्ट है और करंट की रीडिंग 4 एम्पियर है। एक्चुअल में जो सर्किट में आपने बात करी तो क्या देखा कि आपके पास ऑब्जर्वेशन जो आई, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 20 वोल्ट लाए 20 वोल्ट दिखा रहे हैं, वो नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता। ठीक है, आइडियल बैटरी में भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत आइडियल कंडीशन मानते जब कहते हैं ऐसा। लेकिन एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन में क्या पाया कि यहाँ पे तो ये 16 वोल्ट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 4 एम्पियर, तो बाकी की 4 वोल्ट कहाँ चली गई। इसके बाद एक कंसेप्ट आया इंटरनल रेजिस्टेंस, कि हर एक बैटरी का अपना क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस ने बाकी की 4 वोल्ट को यूज कर लिया। इसीलिए जब बैटरी का जो सिंबल बनाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यहाँ पे, इसीलिए मैंने बैटरी का सिंबल ये बनाया। तो ये क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बाकी की जो 4 वोल्ट खर्च हो गई वो बैटरी के इंटरनल, जैसे स्विच को ऑन करा तो बैटरी के 4 वोल्ट उस इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा ली वहां पे। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है, लेकिन सिंबल में हम इसको बाहर दिखा देते हैं। ठीक है, सिंबल में हम इसको बाहर दिखा देते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको बाहर दिखा देते हैं। ठीक है, एक बार नोट करिए इतना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया 1 2 3, नोट हो गया 1 2 3, नोट हो गया। अब कंसेप्ट किसका है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब आपका कंसेप्ट आया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक बैटरी का अपना क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, resistance offered by the electrolyte of a cell, internal resistance, internal resistance, the resistance offered by the electrolyte of a cell, the electrolyte of a cell to flow
flow the current, the resistance offered by the electrolyte of a cell to flow the current between the electrodes, between the electrodes is called internal resistance, is called internal resistance, is called internal resistance. देखो जब आपने अपने सेल की बात करी तो सेल में आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता है तो उसको इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होना पड़ता है, करंट का अपोज करता है। आयन पार्टिकल से टकराएगा तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस। तो हर एक बैटरी का अपना एक क्या होता है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि बैटरी कुछ 20 वोल्ट बैटरी दिखाता है तो वो कितना दिखाता है, 16 वोल्ट ही होता है एक्चुअल में कितना होता है वो 16 वोल्ट ही वहां पे होता है, ठीक है। तो जैसे आपके पास क्या होता है, ये सर्किट था आपके पास, इसमें क्या था 20 वोल्ट और ये कितना था आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये वोल्ट मीटर था, ठीक है, ये एमीटर था। तो करंट कितना फ्लो करा आपका 4 एम्पियर, ठीक है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस था। तो वोल्ट मीटर ने रीडिंग कितनी दिखाई 16 वोल्ट, वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी दिखाएगा 16 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 4 वोल्ट इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो 4 वोल्ट को ये इंटरनल रेजिस्टेंस, जनरली इसका सिंबल स्मॉल आर लेते हैं, तो ये 4 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे ये खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये कंसेप्ट आया किसका, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का। हर एक बैटरी का अपना क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना नोट करिए जल्दी से। ठीक है, आप लिख लो फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये नोट कर लिया, 1 2 3 नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए, 1 2 3 नोट हो गया। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगला हेडिंग डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, फैक्टर affecting the internal resistance, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड अगर हम इंक्रीज कर दोगे तो कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, उतना ज्यादा सॉल्यूशन फैल जाएगा, ठीक है। तो एक डिस्टेंस, पहला distance between electrode increase, then internal resistance, then internal resistance increases। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीज कर दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या ले जाता है, जनरली स्मॉलर, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दूसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूल उतने ही बॉन्ड टूट जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जितनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना ही कोलिजन ज्यादा होगा और उतना ही क्या हो जाएगा आपके पास, उतना ही आपके पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अगर कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड
कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ए क्या है, मैं लिख देती हूँ, इट इज इनवर्सली proportional to common area of the electrodes। common area of the electrodes, common area of the electrodes के क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट। फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो मैंने जनरल का रेजिस्टेंस समझाया है, तो वहां समझाया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन मेटल्स के अंदर, कंडक्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस में उल्टा हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उतना ही बॉन्ड टूट जाएंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे वो सेपरेट होते चले जाएंगे और कोलिजन कम होता चला जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फैल जाएगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कोलिजन कम होगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ क्या थी, जब सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तब जो बैटरी की एनर्जी है दो सेल्स के बीच में, तब उसे क्या कहते हैं आप लोग, ईएमएफ। उसे क्या कहते हैं, सर्किट इज ओपन। अब बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज, लिख लिया, टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट देखिए टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल voltage, it is the potential difference, it is the potential difference, it is the potential difference between two ends of the conductor of the, it is the potential difference, ठीक है, between it is the potential difference between two ends of the conductor, नहीं ऐसे मत लिखो भाई, इसको ऐसे लिखो, the two terminal of the cell when current is drawn, it is the potential difference between two terminal of the cell, it is the potential difference between two terminal of the cell when current is drawn, और से circuit is closed, सर्किट क्या है आपका, क्लोज। की को आपने क्या कर दिया, ईएमएफ में क्या होता है, सर्किट ओपन होता है, इसमें सर्किट क्या होता है आपका, क्लोज होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू ई माइनस का आई। V क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, ईएमएफ, ठीक है, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको प्रूव भी करेंगे, एक सेकंड के लिए नोट करिए, जल्दी से प्रूव करते हैं, फिर नोट करिए, प्रूफ कर ले, देख लीजिए। जैसे आपके पास ये है, आपके पास सर्किट, ये ईएमएफ, ये वीए पॉइंट, यहाँ पे ये वीबी पोटेंशियल। किरचॉफ्स लॉ समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, क्या बनेगा, वीए माइनस का ई, ठीक है, यहाँ पे करंट मान लिया आई फ्लो कर रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का आर, ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आपके पास, तो ये बना प्लस का आई आर बराबर वीबी, तो वीए माइनस वीबी, तो ई उधर जाएगा प्लस का माइनस का आई आर, तो ये बना डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच का, क्या बना, ई माइनस का आई आर। इसको हम क्या लिख देते हैं, जनरली इसको वी से लिख देते हैं, डेल्टा वी बराबर वी, तो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ऐसे लिख देते हैं। तो ये आ गया आपका प्रूफ। किरचॉफ्स लॉ में समझाया था पिछले में। तो ये मान लिया आपके पास सेल बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आपने
आपने किरचॉफ्स लॉ लगाया, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आ गया आपके पास। किरचॉफ्स लॉ समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको, ठीक है, कि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव क्या ले लोगे, नेगेटिव, ठीक है। इस बात से अपोजिट जा रहे हो तो करंट आई आर पॉजिटिव उधर ले गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच का, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी से लिख देते हैं जनरली, दो एंड के पोटेंशियल बीच एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को वी से लिख देते, इसलिए डेल्टा वी को क्या लिख दिया आपने, वी लिख दिया, उनके बीच का क्या आ गया, वी इक्वल टू माइनस का आई आर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार, फास्ट जल्दी से। हो गया। अब देखो, अब एक बार सर्किट में और दूसरे तरीके से लिखवा देती हूँ, सेकंड मेथड से लिख लो रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन, एक बार दूसरे तरीके से और देख लो, ये हो गया सबका, ये आ जाएगा आपका यहां से, देखो रिलेशन बिटवीन देखो एक बार पहले ऐसे देखो, ये एक सर्किट है सपोज आपका, ठीक है, यहाँ पे ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल बन गई आपकी, ठीक है, यहाँ एक की लगा दी मैंने, ये आर एक्सटर्नल। अब जब की ओपन है, की क्या है, ओपन है, जब इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ, क्या कहते हैं आप लोग, ईएमएफ। जब की क्या है, ओपन, व्हेन की इज ओपन, व्हेन की ओपन मतलब सर्किट ओपन है, सर्किट क्या है, ओपन है। जब आपने क्या किया, ये सेल है, ये सर्किट है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये ए और बी, ठीक है। अब आपके पास ये जो सर्किट यहाँ पे आपने की लगा रखी है, अब की को क्लोज कर दिया, ये सेल थी आपकी, ठीक है। अब ए और बी एंड के बीच में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड, देन वीए माइनस वीबी किसके बराबर होगा, आई आर। तो इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। जल्दी से नोट कर लीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। जल्दी नोट कर लीजिए, नोट हो गया। हो गया नोट। अब देखिए यहां से, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन आर ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आर इंटरनल रेजिस्टेंस, आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, लिख देती हूँ, स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, और आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। अब इनमें रिलेशन निकालना, तो देखिए ये सर्किट में ऐसे लगा दिया आपने, ये ईएमएफ, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपकी सेल बन गई एक तरीके से, ठीक है। सर्किट मान लीजिए किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, किरचॉफ्स लॉ लगाओ, किरचॉफ्स लॉ लगा दो, ए बी सी डी ए, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इन द लूप, इन लूप, किस लूप में चल रहे हैं, ए बी सी डी ए, ठीक है। तो इधर चल रहे सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये क्या बना आपका, माइनस का आई आर, डायरेक्शन ऑफ पाथ की डायरेक्शन में करंट है तो माइनस का आई आर लेते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप,
इसके अक्रॉस क्या लेंगे, आपको इधर आ रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस का आई आर प्लस का ई बराबर 0। ई बराबर हो गया आई आर प्लस में आई आर। ठीक है, इसको क्या लिखते हो, वी से। ये क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बी और सी एन। ये क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या बना आपका, V प्लस में आई आर। तो V की वैल्यू क्या बन गई, E माइनस का आई आर। ठीक है, ये दो रिलेशन मिल गए यहाँ से। एक बार नोट करो इतना जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट करो। हो गया। अब एक रिलेशन यहाँ से और भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख लिया, जल्दी से नोट कर लिया। नोट हो गया 1 2 3, नोट हो गया 1 2 3। अब आगे देखो एक बार यहाँ से, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, यहाँ से E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस में आर। तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, E अपॉन में आर प्लस में आर। और एक रिलेशन क्या बन गया यहीं से ही आपका, V इज इक्वल्स टू E माइनस का आई आर। जल्दी से नोट करिए रिलेशन, रिलेशन जल्दी नोट करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। 1 2 3 नोट हो गया, नोट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 करूं मैं क्या, रिलेशन हो गया। अब देखो, अब आपके पास एक रिलेशन और निकाल लीजिए, पूछ लेते हैं ये भी कई बार यहीं से ही। अब आपके पास ये रिलेशन है, V इज इक्वल टू E माइनस का आई आर। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे लिख लूँ इसको, आई आर इज इक्वल टू E माइनस वी। मैं इसको इधर ले गई, इसको इधर ले आई, अरे मैं इसको इधर ले आई, इसको इधर ले गई। ठीक है, तो क्या बना, R इज इक्वल टू E माइनस वी बाई आई। एक रिलेशन ये बन गया। ठीक है, अब V क्या होता है यार, तो I क्या बन जाएगा, V बाई आर। इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो इंटरनल रिलेशंस का एक फॉर्मूला और बन गया, A माइनस वी V बाई आर। दिस आल्सो द रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन किसके लिए आ गया, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सारे रिलेशन किसके बीच में, E V और E की रिलेशन किसके बीच, E V V और R के बीच में। ये रिलेशन E V और I के बीच में और R के बीच में। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। जल्दी से नोट करिए, फिर ग्राफ डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है, जल्दी नोट करिए। हो गया नोट, नोट कर लिए रिलेशन सबने, 1 2 3 नोट कर लिया, 1 2 3 4 5 गिन 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 लिए भाई। हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ से ग्राफ के लिए। ठीक है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, उन सब के लिए। देखो ये जो रिलेशन हमने एक पढ़ा ना यहाँ पे, ये V इज इक्वल टू E माइनस आर। नोट डाल लो एक बार यहाँ पे, नोट डाल लो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये केस कब है, व्हेन बैटरी डिस्चार्ज, व्हेन बैटरी डिस्चार्ज, बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज। ठीक है, अगर बैटरी चार्ज होगी तो करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि बैटरी चार्ज होगी तो करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर व्हेन बैटरी चार्ज, व्हेन बैटरी चार्ज, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी उस सिचुएशन में, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि बैटरी कुछ एनर्जी ले रही है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बीच में यहाँ। ठीक है, बैटरी क्या हो रही है आपकी, चार्ज, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इफ केस नंबर फर्स्ट, इफ आई क्या हो जाए, 0, आई क्या हो जाए आपका, 0 हो जाए। ठीक है, व्हेन सेल इज ओपन सर्किट, व्हेन सेल इज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। नंबर 2 नोट डाल लेना, ये नोट नंबर 1 चल रहा है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ठीक है, आई 0 हो जाएगा तो V बराबर हो जाएगा EMF। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता तो EMF किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहते हैं व्हेन सर्किट इज ओपन, तो सर्किट ओपन होता है तो बैटरी की एनर्जी वो क्या कहलाती है, EMF कहलाती है। बैटरी की एनर्जी क्या कहलाती है आपकी, EMF कहलाती है। अच्छा, व्हेन करंट इज ड्रॉन, इस रिलेशन से व्हेन करंट ड्रॉन, करंट ड्रॉन, ठीक है, डिस्चार्जिंग का केस है,
किसका केस है? डिस्चार्जिंग का। ठीक है, तो V क्या है? E माइनस आई आर, मतलब उसमें से कुछ घट रहा है E में से, V लेस देन होगा क्या किससे? E से हमेशा। ठीक है, और तीसरा नोट डाल लीजिए, चौथा नोट, व्हेन चार्जिंग केस, चार्जिंग केस, चार्जिंग हो रही है तो V ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? E से। चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा किससे? EMF से। और डिस्चार्जिंग के केस में हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन होगा किससे? EMF से। एक बार जल्दी से नोट करिए इन पॉइंट्स को, नोट कर लो जल्दी से, 1 2 3। नोट कर लिया? हो गया? ठीक है, अब देखिए ग्राफ देखिए इसमें, EMF वर्सेस ग्राफ देखो, E वर्सेस R, E वर्सेस R। ठीक है, EMF जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो ये ग्राफ आएगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है? EMF does not depends upon external resistance, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लो जल्दी से। अब बात करते हैं ग्राफ बिटवीन एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, V और R के बीच में ग्राफ, किसके बीच में? V और R के बीच में ग्राफ। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, किस पे डिपेंड करता है? वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे क्या करता है? आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब V के केस देखिए, अब यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर होता है, I की वैल्यू क्या होती है? E अपॉन में R प्लस में R, पुट करो यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस में R इंटू R कॉमन ले लो यहाँ से, नीचे से R कॉमन लोगे, E अपॉन में 1 प्लस में R अपॉन में R इंटू R। ठीक है, यार नीचे से कॉमन, R से R कैंसिल, तो V की वैल्यू क्या बची? E अपॉन में 1 प्लस में R अपॉन में R। अब यहाँ पे केस देखिए, केस फर्स्ट, इफ R इज इक्वल टू 0, रेजिस्टेंस क्या हो जाए? आपका 0 हो जाए। ठीक है, रेजिस्टेंस जब आपका 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे V इज इक्वल टू E अपॉन में 1 प्लस में R बाई 0, और समथिंग बाई 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। ये बना E अपॉन में 1 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और 1 प्लस इनफाइनाइट E बाई इनफाइनाइट, E बाई इनफाइनाइट 0, मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0। ठीक है, जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? आपके पास रेजिस्टेंस 0 का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस 0 का मतलब क्या हुआ? वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट। करंट इनफाइनाइट हो गया, रेजिस्टेंस 0 मतलब करंट क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, केस सेकंड, अगर R बराबर हो जाए किसके? R के, तो R बराबर हो जाए किसके? R के, तो V कितना हो जाएगा? E अपॉन में 1 प्लस में 1 E बाई 2। तो उस जैसे में ये वाला ग्राफ E बाई 2 पे EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी E बाई 2। कब? यहाँ पे जब R बराबर हो जाएगा किसके? R के। ठीक है, केस थर्ड देख लीजिए, जब आपके पास R क्या हो जाए? इनफाइनाइट, मतलब सर्किट ओपन हो जाएगा। R इनफाइनाइट मतलब सर्किट क्या? ओपन, सर्किट ओपन, सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, सर्किट ओपन हो जाएगा, उस सिचुएशन में V की वैल्यू क्या हो जाएगी? E के बराबर।
से नोट करिए। नोट कर लीजिए। 1 2 3 जल्दी नोट करो। 1 2 3 जल्दी नोट करो। कर लिया नोट? नोट कर लिया? कर लिया? 1 2 3 हो गया। अब आगे देखिए, एक ग्राफ और देखिए स्लोप के लिए। आपके पास इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई माइनस आई आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस आई आर प्लस सी। स्लोप की इक्वेशन क्या होता है? एम एक्स प्लस सी, यही होती है। इसका स्लोप कैसा आया? नेगेटिव। इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव माइनस का अर्थ, ठीक है। तो स्लोप v और i के बीच में क्या हो जाएगा? v और ये i, ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप कैसा है आपका? नेगेटिव, ठीक है। स्लोप कैसा है? माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ। स्लोप कैसा है आपका? माइनस का आर। स्लोप कैसा आ गया आपका? माइनस का आर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आई इज इक्वल टू 0, तो v बराबर है e के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका e। अगर i क्या आपका 0 है, i क्या आपका 0 है, ठीक है। दूसरा केस, इफ v बराबर 0, e बराबर माइनस आई आर, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका? i बराबर क्या हो जाएगा? e बाई आर। आई क्या होगा वहां पे? मैक्सिमम, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा आपका? मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लोप से भी, यहाँ से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसकी टेबल बना देती हूँ मैं एक कंप्लीट, इस सारे की जितना भी है सबकी एक टेबल बना देती हूँ। जल्दी नोट कर लीजिए। 1 2 3 जल्दी नोट करो। देखिए बेटा, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वो सारा मैंने एक टेबल में नोट कर दिया है। अभी मैंने क्या पढ़ाया था? आर बराबर है तो आई ये आया, वी और पावर ये हो जाए, पावर का फॉर्मूला स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। तो शॉर्ट सर्किट था तो आर 0 था, तो आई की वैल्यू ये हो जाएगी वी 0 और पावर 0, ठीक है। ओपन सर्किट आर बराबर आर में आई बराबर ई बाई 2 आर आया था, ये वैल्यू। तो सब जो मैंने पढ़ा है उसको एक सर्किट में टेबल में बता दिया। तो आर 0 है तो आई क्या बन जाएगा? आर बराबर आर तो ई बाई 2 आर बन जाएगा, ठीक है। आर बराबर आर है ई बाई 2 आर, तो ये में कितनी हो जाएगी? हाफ। पावर का फॉर्मूला ई स्क्वायर बाई आर, तो ई स्क्वायर बाई क्या बन जाएगा आपका? ये 4r बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे करंट की, आई स्क्वायर आर की, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? पावर। समझ आ गया? आई स्क्वायर इंटू आर, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी? मैक्सिमम पावर आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से ये रेजिस्टेंस ओपन सर्किट होगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, अब करंट इतना बन जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा ईएमएफ। टीपीडी का मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। जो मैंने पढ़ाया उसी को एक टेबल में लिख दिया और कुछ नहीं करा उसमें। जो मैंने पढ़ाया है उसको मैंने एक टेबल में नोट कर दिया। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल की। पढ़ना सभी को है, नोट्स बनाने हैं और साथ साथ बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। लेकिन पहले वीडियो लेक्चर से नोट्स बनाओ, दैट इज बेटर, और कॉपी को भी बार बार रिवाइज करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना।